पार्ट 1 विच वॉज अ बेसिक स्मॉल पार्ट। अब एक से एक महारथी लोग आ रहे हैं ना, आई स्वेयर अगर ये सब चीज जो आगे पढ़ा रहा हो ना, इसमें अगर कमांड हुआ ना, तुमको खुद को एक गर्व फील होगा। ऑफिस में 4 सीनियर बैठे होंगे ना, उसमें अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे को आता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, तुम लोग को हर लेक्चर रिवाइज करके आना पड़े। ओके, तो अपना चैप्टर का सेकेंड पार्ट चालू हो रहा है, हिम्मत रखो। ओके, ये मत सोचो मैं कब से बैठा हूँ थक गया हूँ। सी थकना वकना है साइकोलॉजिकल है, इट्स ऑल इन द माइंड। अगर तू सोचेगा ना लेक्चर अभी चालू हुआ है, तो तुमको ऐसा लगे अभी चालू हुआ है, खुद को लल्लू बनाना पड़ता है। ऐसा फील कर लेक्चर अभी चालू हुआ है, मेरी एंट्री अभी हुई है, लेक्चर ही अभी स्टार्ट हुआ, रीस्टार्ट। एक्चुअली ऐसा करना पड़ता है। अरे अपना लैपटॉप हैंग हो जाता क्या करते हैं, कंट्रोल और डिलीट, फिर दौड़ता है ना लैपटॉप, तो अपने हैंग हो गए अभी। ऐसा सोचो लेक्चर ही अभी चालू है, लंबी सांस ले लो बस खाली। लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ, कम ऑन करूंगा। हार्डवर्क मतलब हार्डवर्क होता है यार, है ना। ये पढ़ो, मेरे स्क्रीन पर क्या लिखा है पढ़ो। वेन यू आर ऑन मिशन यू हैव टू वर्क लाइक मशीन। और मशीन में कोई फीलिंग नहीं होती है। अपने जो फीलिंग लेके बैठे ना, थक गया, वॉशरूम आ रहा है, मूड नहीं है, कंटाला आ रहा है, ये सब क्या है, ह्यूमन बीइंग की फीलिंग है। बट व्हेन यू आर ऑन अ मिशन यू हैव टू वर्क लाइक मशीन। और मशीन में कुछ फीलिंग नहीं होती है। जैसे एसी चालू है, जब तक बंद नहीं करूंगा चालू ही रहेगा। तो अपने को एक बार चालू कर दिया, बंद नहीं होना जब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। अगली चीज है इंक्वायरी। ये देखो तुम लोगों ने मस्त चीज बता रहा हूँ, मस्त चीज सच्ची बता रहा हूँ। ये देखो, ये चैप्टर की अलग स्टाइल में समरी है। सी ये तो समरी मैंने दिखाया था ना, ये वाला। इसी चीज को है ना मैंने अलग रूप में पेश किया है। खाली नाम देख लो ना, क्या, रिटर्न्स, इंक्वायरी, असेसमेंट और अदर्स। ये चीज तुमको अलग रूप में दिखा रहा हूं। देख मजा आएगा, जल्दी देख। पूरा चैप्टर इससे प्लॉट हो गया है इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म। इससे क्या दिमाग में सीक्वेंस भी बैठी हुई रहेगी। हाँ, तुम लोग को इधर अदर सेक्शन जो थे ना, अदर सेक्शंस वो नहीं दिखेंगे। वैसे भी वो अदर्स है ना, वो फ्लो से थोड़ा अलग है। अपने एक फ्लो के अंदर ये सब चीज आती है। तो सी अपना इसमें क्या हो चुका है, ये पार्ट 139 1 to 140 है। रिटर्न फाइल करने के बाद तुम लोग सीक्वेंस फील करो ना। रिटर्न तो हमने भर दिया, अब किसका रोल चालू होगा, असेसिंग ऑफिसर। तो वो लोग पहले करेंगे इंक्वायरी, फिर करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट करेंगे मतलब कागज के टुकड़े पे तेरी इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर। फिर जाके सब खत्म हो जाता है। लेकिन इंक्वायरी कैसे होती है, असेसमेंट कैसे होता है, वही अपने को पढ़ना है। तो अभी नेक्स्ट में क्या पढ़ूंगा, इंक्वायरी कैसे होती है। फिर असेसमेंट में कैन यू सी बहुत बड़ा चार्ट है, तो तरह तरह के असेसमेंट होते हैं। एक बार नाम देख लो ना, नाम देखना, समरी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ऐसे 4 तरह के असेसमेंट है, बट ये सब असेसमेंट के अंडर आएगा। लेकिन असेसमेंट में पहले क्या पढ़ाऊंगा, इंक्वायरी। तो अभी सेक्शन 142 चालू हो रहा है, हिम्मत रखो, कम ऑन। ये देखो, सी अपना टारगेट क्या है, चैप्टर के अंदर बंधे हुए रहना चाहिए। तुम लोग नोटिस करो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चा डाइवर्ट होके भटकना नहीं चाहिए, बांध के रखना है। दैट्स इंपॉर्टेंट। नहीं तो पता है बच्चा सब्जेक्ट से नफरत क्या पढ़ रहा है, क्या सर क्या पढ़ाते, कहीं और चले जाते, कहीं और चले जाते, उधर टेंशन होता है। इसलिए तुम लोग बांध के रखो, मैं भी बांध के रखूँगा पूरा। तो सी अपना ये पार्ट हो चुका है, अभी नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी। ओके, अब देखो इंक्वायरी के अंदर भी 3 चीजें। लेकिन पहले बताओ ये इंक्वायरी क्या बात की हो रही है, व्हाट इंक्वायरी। यस, क्योंकि हमने जो रिटर्न भरा है ना, उस पे इनकम टैक्स वालों को ट्रस्ट ही नहीं है। इन लोग है ना अपने को हमेशा नेगेटिवली लेते हैं कि लफड़े किए होंगे, झोलझाल किए होंगे, तो उन लोग इंक्वायरी करते, बाकी सबकी नहीं करते। लेकिन कोई कोई लोग के ऊपर उनको शक होता है ना, तो लोग इंक्वायरी चालू करते हैं। इंक्वायरी का मकसद ही क्या है, असेसी का सच्चा इनकम फाइंड आउट करना है। एक तरफ तुमने रिटर्न भरा है, उसमें झोलझाल है सब, अब वो इंक्वायरी करके तेरी सच्ची इनकम फाइंड आउट करना चाह रहा है, ताकि बाद में वो तेरा असेसमेंट करके ऑर्डर पास कर सके। ओके,
अब ये इंक्वायरी कैसे होती है? ओके, सी दो चीज पढ़ाऊंगा मैं, वाई इंक्वायरी, हाउ इंक्वायरी. वाई इंक्वायरी, टू नो योर सच्चा सच्चा इनकम. नेक्स्ट इज हाउ इंक्वायरी, पूछ मेरे को तो ही बता पाऊंगा. पूछ, हाँ पूछा है तो सुनो भी ध्यान से, देखो हाउ में ना तीन तरीके, इंक्वायरी करने के तीन तरीके, 142(1), 142(2), 142(2)A. 142(1) में पता है क्या होता है? इन लोग अपने घर नोटिस भेजते हैं. कैन यू सी नोटिस? इसको मैंने नाम दिया है राय नोटिस. राय मेरा कीवर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है. एक्चुअली राय के अंदर तीन तरह के नोटिस है, RAI. ये तीन तरह की नोटिस अपने पास आती है. और नोटिस आना मतलब समझ जा कि इनकम टैक्स वाले तेरे पीछे लग गए. दैट्स अ साइन ऑफ इंक्वायरी. तो पहला अल्फाबेट क्या है? आर. आर का मतलब क्या मालूम है? अगर तुमने रिटर्न ही नहीं भरा है ना, तो अपने घर पे लेटर आएगा, क्यों शिरीष व्यास तूने रिटर्न ही नहीं भरा, आप सो रहे हो, लेक्चर में बहुत बिजी हो, चलो रिटर्न भर दो. अचानक ऐसा लेटर आ सकता है. इमेजिन करो मैं रिटर्न ही नहीं भरा था, और मैं क्या सोच रहा हूँ, छोड़ना, इतने सारे लोग इंडिया में, कितने लोग रिटर्न भरते नहीं है, किसको मालूम पड़ेगा, भरा ही नहीं मैंने. लेकिन मेरे बैड लक खराब थे, बैड लक खराब थे, और अचानक लेटर आ गया कि सर जी आपका रिटर्न ही नहीं आया. तो जैसे ही लेटर आया मेरी तो फट जाएगी ना. मैं क्या सोचूंगा, भाई मैंने इतने सारे लोग रिटर्न नहीं भरे, लेकिन खास मुझे लेटर आया, मतलब उन लोग अभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे. इट्स अ साइन ऑफ इंक्वायरी. ओके, इन शॉर्ट तुम लोग को पता है, एज अ स्टूडेंट नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रिटर्न न भरे तो उसको इनकम टैक्स वाले चिट्ठी भेजेंगे, उसमें लिखेंगे सर जी आपका रिटर्न नहीं आया तो भर दो. इसको बोलते हैं 142(1) नोटिस. तो कभी भी ऑफिस में ऐसा है ना 142(1), तो समझ जाना चाहिए रिटर्न मांग रहे होंगे. और रिटर्न कितने टाइम में भरना है? चिट्ठी में लिखा होगा, हर जगह 15 थोड़ी आएगा यार. वो 15 दिन डिफेक्टिव रिटर्न का था. अभी ये नोटिस में क्या बोल रहे हैं, सर आपने रिटर्न नहीं भरा, भर दो ना, अरे भर दो ना प्लीज. तो अपने को टाइम दिया होगा. सी इनकम टैक्स में कोई भी चिट्ठी आती है ना, उसको रिप्लाई करने का टाइम चिट्ठी में ही लिखा होता है, उतने टाइम में रिप्लाई करो. और उतने टाइम में ना हो पाए तो एक्सटेंशन भी देते हैं. बट लेटर में लिखेंगे कि 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, इट विल बी रिटर्न, उतने दिन में रिटर्न भर दो. और टाइम चाहिए तो एक्सटेंड भी करवा लो, बट रिटर्न भरना पड़ेगा. नहीं भरा तो क्या होगा? वो बोले भाड़ में जा, नहीं भरना, तेरे को बोलने के बाद भी नहीं भर रहा है, बदतमीज. अब तो मैं अपने जजमेंट से तेरी इनकम कैलकुलेट करूंगा, और जो टैक्स आएगा भर देना, नहीं भरेगा तो वसूली भाई लोग घर पे आ जाएंगे. होता है ऐसा रियल लाइफ में. तो ये आर था, आर फॉर रिटर्न. ए दिख रहा है, ए फॉर, अब ऐसे इमेजिन करो मैं रिटर्न भरा था. अब रिटर्न भरने में उनको देख के लगा, यार ये रिटर्न में सब घपले लग रहे हैं यार, मुझे इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए. अकाउंट्स मंगवाएगा. पील दी अल्फाबेट ए फॉर अकाउंट्स, भेज अकाउंट्स. लेकिन वो नौबत कब आएगी? रिटर्न देख के लग रहा है सब गड़बड़ लग रही है. इसका कैश बुक, जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट अपने को डिटेल में चेक करना पड़ेगा, तो अपने से अकाउंट्स मंगाएगा. लेकिन पता है एक रूल है, अकाउंट्स इन लोग है ना, जिस साल का रिटर्न भरा है ना, उस साल का ही मंगाएंगे. एट द मोस्ट प्रीसीडिंग 3 years का मंगा सकते हैं. ये रूल है, बाय हार्ट करना पड़ेगा. मैक्सिमम 3 preceding years accounts can be demanded along with the current year's accounts. एक्चुअली तो मैंने रिटर्न करंट ईयर का भरा है ना, तो मुझसे वो करंट ईयर के अकाउंट्स ही मांगेगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, करंट ईयर के फिगर्स का पुराने ईयर के साथ कुछ कनेक्शन होता है, जैसे कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, तो कनेक्शन होता है ना. तो लॉ ने क्या बोला, चलो एट द मोस्ट तेरे को चाहिए तो पिछले 3 साल का अकाउंट्स मांग, उससे ज्यादा खोदने का नहीं. ओके, क्योंकि अभी रिटर्न करंट ईयर का है तो फोकस करंट ईयर पे होना चाहिए तो पुराने 3 साल का अकाउंट्स मांग ले. ये सब याद रखो, 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल हो गया याद, 3 साल. ए हो गया ए. लेकिन सी ए तो अकाउंट्स हो गया ना, अब आई क्या होगा? इंफॉर्मेशन, एनी अदर इंफॉर्मेशन एज ए थिंग्स फिट. अब इंफॉर्मेशन शब्द ऐसा है ना, उसको जो चाहिए वो मांगेगा.
जैसे बोल सकता है पूरे साल में आपने जिन जिन पार्टी का टीडीएस काटा है ना उसका समरी दे दे, ऐसे ही बस। सी एक्चुअली तो डिपेंड्स था मैंने क्या रिटर्न भरा है, उसके मन में क्या शक दौड़ा है, वो हिसाब से कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगेगा। सी मैंने खाली एग्जांपल दिया था कि पूरे साल में जो जो टीडीएस काटा उसका इंफॉर्मेशन दो, कुछ भी मांग सकता है। जैसे पूरे साल में तुमने क्या क्या कैश पेमेंट्स किया उसका इंफॉर्मेशन दो, तुमने एडवर्टीजमेंट का क्या क्या खर्चा किया उसका प्रूफ दो हमको, कुछ भी मांग सकता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो बताओ राय नोटिस का फुल फॉर्म क्या है, बताओ। रिटर्न भरो, अकाउंट्स भेजो, इंफॉर्मेशन दे दो। सी अकाउंट्स तो अकाउंट्स है, लेकिन इंफॉर्मेशन कैन बी एनीथिंग एज ई थिंग्स फिट। ओके, और सुनो, ये राय नोटिस आएगा कब, कब आएगा? तो सुनो, मैं पहले ही बता देता हूं, 142 में मैं तुमको जो भी पढ़ा रहा हूं ना, ये चीजें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और कभी भी हो सकती है, लेकिन इस पीरियड में। ये देख जरा ड्राइंग देख, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखो, ये दिख रहा है, जो होगा इसी पीरियड में होगा। तो कभी भी मन में डाउट है ना, यार ये सर पढ़ा तो रहे लेकिन ये होता कब है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं, होता भी है कि नहीं? तो बराबर है, ये जो चीज़ें अभी मैं तुमको पढ़ाना चालू किया हूं ना, ये चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और हुई तो उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, बट इतना पक्का है कि इस 12 महीने के दौरान ही दौरान होगा। कैन यू सी वो काला काला लाइन, इस पीरियड के अंदर होगा, वो पक्की बात है। इससे तो देखो मैंने तो ब्रैकेट करके लिख दिया है। ओके, तो ये 142 है। सी ये सब नॉलेज का पर्पस क्या मालूम है, आज तुम कोई क्लाइंट का रिटर्न भरोगे ना, यू शुड बी अवेयर कि रिटर्न भरने के बाद अचानक इन लोग 142 में भेज सकते हैं क्या, अकाउंट सबमिट करो, इन्फॉर्मेशन दो, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। आया तो कुछ नहीं, रिप्लाई कर दो, जो मांगा है दे दो। कितने टाइम में रिप्लाई करना है वो नोटिस के अंदर ही लिखा होगा, नहीं किया तो क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा वो, और गुस्से में क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ओके, फिर अगला सेक्शन दिख रहा है 142(2). पता है इस सेक्शन में क्या लिखा है, अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा असेसिंग ऑफिसर। फील दी वर्ड अदर सोर्सेस। सी इधर हमने इंफॉर्मेशन किससे मांगी, असेसी से, लेकिन असेसी तो झूठा है, असेसी तो पापी है, झूठी इंफॉर्मेशन देगा, आधी अधूरी देगा, तो उससे क्या संतुष्टि नहीं मिलती है। इसलिए ये लोग क्या करते, दूसरे सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन गैदर करते। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, जीएसटी डिपार्टमेंट ने पूछताछ चालू कर दी, क्योंकि इनकम टैक्स वालों को मालूम है ये इंसान तो कैरेक्टरलेस है, इससे तो जो पूछूंगा ना झूठ झूठ बोलेगा, इसलिए इसको पूछ के ही मतलब नहीं है, मैं सीधा जीएसटी में पूछूंगा कि जीएसटी वालों इसने कितना सेल्स रिपोर्ट किया है। अरे जीएसटी का इनकम टैक्स में लिंकेज कैसे होता है, इनकम टैक्स में जो सेल्स है उससे प्रॉफिट बनता है उसका टैक्स है, और जीएसटी में तो सेल का ही जीएसटी है ना, क्रॉस चेक करने में काम आता है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट से पूछताछ करेंगे। ये पढ़ो ना क्या लिखा है, पढ़ क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज में जीएसटी के एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। जैसे पता है अचानक तुम्हारे जो एडवर्टाइजर्स लोग हैं ना उनसे पूछताछ करेगा, ये एडवर्टाइजर, ये इन लोग ने आपको इतना पैसा दिया था, सच्ची सच्ची बोलना, ये तो झूठ बोलता है। तो इन लोग थर्ड पार्टी से पूछताछ करना चालू करेंगे, कुछ भी करेंगे। और पता है ये सेक्शन क्यों खोलना जरूरी था, क्योंकि अगर 142(1) में सब असेसी से ही पूछना है, तो असेसी कौन सा दूध का धुला हुआ है, वो तो झूठी इंफॉर्मेशन देगा, अधूरी इंफॉर्मेशन देगा, तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना। इसलिए लॉ ने क्या बोला है, हमको भी पता है कि असेसी ऐसे ही होते हैं, इसलिए आप चाहिए तो अदर सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। लेकिन सी कितने लोग क्या बोलते हैं मैं, सर इज इट नेसेसरी कि पहले राय नोटिस भेजो, और अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो ये करो। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं असेसिंग ऑफिसर हूं ना तो शायद मैं इसमें हाथ भी ना डालूं,
डायरेक्टली भी ये कर सकता हूं, मतलब जो करना है करूंगा, मेरी मर्जी। मैं कौन? असेसिंग ऑफिसर। मैं चाहे तो 142(1) करूं, चाहे तो इसको स्किप करके ये करूं, चाहे तो दोनों करूं, जो करना है करूंगा, नहीं करना नहीं करूंगा। जाओ, ये जो सेक्शन है असेसिंग ऑफिसर का पावर है, क्योंकि उसकी बाद में ड्यूटी है ना लोगों की इनकम कैलकुलेट करना, लेकिन इनकम कैलकुलेट करने के लिए इंक्वायरी करना उसका पावर है। ओके, इसको इंग्लिश में बोलने आएगा। तुम लोग पता है ये सब चीज़ें पढ़ाता हूँ ना, मैं उसको एक्सप्रेस ही ऐसे करता हूँ तुम लोग के दिमाग में उतर जाता है। इंग्लिश में बोलने को लोगों को जमता नहीं है, ये मैंने पास्ट एक्सपीरियंस में नोटिस किया है। हिम्मत है ना तो ये चीज को है ना लॉ की लैंग्वेज में बोल के बताओ। कम ऑन, हिम्मत रखो, कम ऑन। 142(1) एक्ट में कैसा लिखा होगा सुनो, एक बार में याद कर लेना। देखो, एज पर दिस सेक्शन द असेसिंग ऑफिसर कैन सेंड अ नोटिस टू द असेसी रिक्वायरिंग हिम टू furnish return of income if the same is not filed up to the due date, to produce accounts and documents, maximum accounts of 3 preceding years can be demanded, and to furnish such information as he may require। ऐसा बोलने आना चाहिए, इससे वो अपनी नोट्स में लिखा हुआ रहेगा, उसको एज इट इज रटना पड़ेगा। लोग क्या करते, जैसा मैंने कैजुअली हिंदी में बोल दिया ना वैसा याद कर ले, ठीक, एक्चुअली सफिशिएंट है, बट आई वुड एडवाइस पूरा वर्ड टू वर्ड रटो। मैं कैसे रटा हुआ पूरा एज इट इज बोल दिया, ऐसा बोलना चाहिए। ओके, क्योंकि पता है तुम लोग के लिए चैप्टर नया है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, और मेरा पता है हर लेक्चर में मैं टेकअप लेने का हैबिट है। तो बच्चों का जब टेकअप लेता हूँ ना, कोई मुंह से बोल ही नहीं पाता है, हाँ कैजुअली बोल देता, रिटर्न, अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन, राय का फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, लेकिन जब उसको सेंटेंस में एक्सप्रेस करना है ना, अटकते लोग। इससे अभी से मैं बोल रहा हूँ, उसको ब्लाइंडली बाय हार्ट करने की हैबिट डालो। सी, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको प्लीज़ फॉलो करो ना यार, क्योंकि तुम लोग के लिए नया है, मैं इतने साल से एक ही चीज़ कर रहा हूँ। इट्स लाइक यू नो, या मुझसे सीख लो या लाइफ से सीख लो। मुझसे सीखोगे अच्छा है, नहीं तो लाइफ तो क्या ठोकर खिला खिला के सिखाने ही वाली है। लेकिन लाइफ से सीखोगे तो बहुत लेट सीखोगे, मुझसे सीखोगे टाइम पे सीख लोगे, लेकिन मुझसे सीखने में थोड़ा मेरे पे ट्रस्ट चाहिए। तो कीप ट्रस्ट एंड जो बोलूं करते जाओ। अभी लास्ट क्या बोला करने को, रटो पूरा। ये जो सेंटेंस बाय सेंटेंस याद होना चाहिए। ये देखो, एज पर दिस सेक्शन द असेसिंग ऑफिसर कैन सेंड अ नोटिस टू द असेसी रिक्वायरिंग हिम टू file the return if the same is not filed up to the due date, to produce accounts and documents, accounts of maximum 3 preceding years can be demanded, and to furnish such information as he may require। ये लैंग्वेज भी आनी चाहिए। ओके, थोड़े टाइम में क्या हाथ बैठ जाएगा इसमें अपना। फिर इसको इंग्लिश में बोल के बताओ, सुनना, बताने देना। इसको इंग्लिश में बोल रहा हूं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फुल इंफॉर्मेशन, in order to obtain full information about the income of the assessee, the AO can make any such inquiry as he thinks fit। ये एक्चुअल लॉ की वर्डिंग्स है। क्या बोला? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ द असेसी, मीन्स असेसी की इनकम की अगर पूरी जानकारी चाहिए तो तेरे को जो चाहिए वो कर। तो क्या था? इन ऑर्डर ऑब्टेन फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ द असेसी, द एओ कैन मेक एनी सच इंक्वायरी एज ए थिंग्स फिट। इनडायरेक्टली क्या है, वो अदर सोर्स हो गया ना, क्योंकि इसी असेसी से कुछ मांगना है, वो तो राय नोटिस में मांग लिया ना। राय में बताओ कमी क्या है, लास्ट में आई क्या था? इंफॉर्मेशन। तो सब तो मांग लिया, तो असेसी से तो सब मांग लिया। अब जो मांग रहे वो कहां से मांग रहे? अदर सोर्सेस। फिर ये देखो 142(2) ये पता है मैंने कैसे पढ़ा था? 142 में 2 पार्ट में पढ़ा रहा हूं। वाई इंक्वायरी, हाउ इंक्वायरी। वाई? टू नो द सच्चा इनकम ऑफ द असेसी बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट इज रिटर्न। हाउ इंक्वायरी, उसमें 3 खांचे, एक हो गया राय नोटिस, दूसरा हो गया इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज, तीसरा देखो क्या है? स्पेशल ऑडिट। मतलब तुम्हारे पास, सुन, घर पे लेटर, इंटरेस्ट से पढ़ना यार, ऐसे लेटर आएगा उसमें लिखा होगा, सर हम चाहते कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाओ। ऑडिट हो चुका है तो भी करवाओ, क्योंकि तूने जो पहले ऑडिट किया था रिटर्न भरने के पहले, वो तेरे सीए से किया हुआ था और तेरा सीए तुझसे मिला हुआ है, सब छोड़ लोगे तुम लोग। अब ये जो ऑडिट हम चाहते हैं
और हम जो सीए बता रहे उससे करवाना है। ये स्पेशल ऑडिट है। और पता है ऑडिट का भी मकसद क्या है? टू नो द सच्चा इनकम ऑफ द असेसी। अरे पूरी थियरी का एक ही लक्ष्य है कि असेसी की सच्ची इनकम जाननी है, क्योंकि उसने रिटर्न में जो दिखा है उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। और ऑडिट में तो वो कला है कि अगर किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डूब के पूरी चेकिंग करे, सच्चा नेट प्रॉफिट खुल के बाहर आ सकता है। लेकिन वो किससे होगा? चार्टेड अकाउंटेंट ऑब्वियसली, बट सीए जो तेरा है वो नहीं, गवर्नमेंट बताएगी वो। और पता है ये तो डबल हो गया। एक्चुअली बड़े बड़े लोग तो क्या रिटर्न भरते उसके पहले ऑडिट किया ही होता है ना यार, वो तो रूटीन ऑडिट है। और उसमें क्या गवर्नमेंट को इतना ट्रस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि रूटीन ऑडिट तो हम लोग पहचान वाले सीए से करते हैं, और सीए को जैसा पैसा देंगे वैसे रिपोर्ट बना के दे देता है। लेकिन अब जो ऑडिट होने वाला है ना, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जैसा है। इट विल बी अ सीए जो अपने से मिला हुआ नहीं है, वो गवर्नमेंट को सीए बताएगी, उससे करवा के लेना है। ओके, इसलिए तो इसका नाम क्या रखा है? स्पेशल ऑडिट। लेकिन सी ये थियरी थोड़ी बड़ी है। सी हर चीज में ना ऑडिट भी होगा तो अल्टीमेटली क्या मालूम पड़ेगा? ओ तेरा असली प्रॉफिट ये झूठे तूने पहले कम दिखाया था, तो अल्टीमेटली सच्चा इनकम पता चलेगा। अब सी इसकी थियरी थोड़ी लंबी है, हिम्मत रखना। लंबी बॉस, मेरे नोट्स में तो बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगा। स्टडी मटेरियल खोलना, पन्ने पन्ने पलटते जाओ, खो जाओगे तुम लोग। ये सब इधर चार्ट के अंदर पैक कर दिया है। अब स्पेशल ऑडिट के तुमको 4 पॉइंट पढ़ाऊंगा, याद कर लेना, कसम है तुम लोग को। याद करने का कीवर्ड क्या मानो? डकरे। बोल मुझसे, डकरे। बोलो तो मजा आता है यार। डकरे, DCRE। डकरे में देखो, डी क्या मालूम है? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होता है मालूम है? अपने घर पे लेटर आता है। सी हम लोग हिंदी में बोल सकते चिट्ठी आई है, लेकिन एक्चुअली लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं? अ डायरेक्शन शैल बी इश्यूड टू द असेसी। इन सिंपल भाषा वो डायरेक्शन इज नथिंग बट एक चिट्ठी है। लेकिन डायरेक्शन में ना एक ऑर्डर का टोन होता है, ऐसा कर, तुझे तेरी बुक्स ऑडिट करवानी है, ये हमारा आदेश है। उसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं? इट्स अ डायरेक्शन। बट इन सिंपल लैंग्वेज अपने घर पे लेटर आएगा, और लेटर में क्या लिखा होगा? तुम्हें तुम्हारी बुक्स ऑडिट करवानी है बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, ऐसा लेटर में लिखा हुआ आएगा। ओके, फिर सुनो, इसका मतलब क्या होगा? गैस करो ना। ये लेटर आने के बाद तुझे ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, चाहे तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी भी ऑडिट हो चुकी है ना, दोबारा कर। पता है ये एक्ट में क्यों लिखना पड़ता है? ये तो आधे लोग तो क्या बोले, ऑडिट तो हो चुका है, हमको भी मालूम है हो चुका है, और हमको भी पता है वो कैसा ऑडिट हुआ है, ये वापस करना पड़ेगा। दिस ऑडिट इज कंपल्सरी इवन इफ द अकाउंट्स आर ऑलरेडी ऑडिटेड। ओके, फिर रिपोर्ट। हर ऑडिट के बाद रिपोर्ट होती है। तुमको पता है ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म का कुछ नॉलेज है तुमको? अरे ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म का नॉलेज है? 3CB 3CD होता है, नाम तो सुना होगा, 3CB 3CD। पर दैट इज रूटीन ऑडिट होता है। तो ये ऑडिट होता है ना, एक फॉर्म ही अलग है। सुनना है फॉर्म कैसा है? फॉर्म नंबर 6B। एक फॉर्म होता है फॉर्म 6B। इसमें वही सीए अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट कितने टाइम में सबमिट करनी है मालूम है? पूछ कितने टाइम में? वो एओ बताएगा। उसका कुछ फिक्स रूल नहीं है। अपने घर पे डायरेक्शन के नाम की चिट्ठी आती है ना, उसी में लिखा होगा ऑडिट करने के बाद 50 दिन में रिपोर्ट सबमिट कर। तो 50 दिन में, 50 बाय हार्ट मत कर लेना। टाइम विल बी प्रिस्क्राइब्ड इन दी डायरेक्शन। डोंट से नोटिस, से डायरेक्शन। जो वर्ड में यूज कर रहा हूं वो यूज करना। इधर लफड़े क्या हो गया ना, में लोग नोटिस की जगह डायरेक्शन लिख दे, डायरेक्शन की जगह नोटिस। ऐसा मत करना, जैसा मैंने यूज किया वो यूज करना। तो क्या बोला? टाइम विल बी प्रिस्क्राइब इन दी डायरेक्शन। पर सी जैसे मान लो एओ ने बोला था 50 दिन में ऑडिट करके रिपोर्ट भेज, लेकिन 50 दिन में नहीं हो पाया। सीए थोड़ा काम स्लो कर रहा था ना, तो हम लोग रिक्वेस्ट करके बोल सकते सर जी 50 दिन तो खत्म ही हो गए, थोड़ा टाइम बढ़ा दो ना प्लीज, बढ़ा दो ना, टाइम एक्सटेंड हो सकता है।
लेकिन सुनना काम की बात है अभी, एक्सटेंड हो के मैक्सिमम 180 डेज में सबमिट होना पड़ेगा रिपोर्ट। 180 डेज अभी बाय हार्ट करना पड़ेगा, कर लो बाय हार्ट। 180 डेज, 180 डेज, 180 डेज, 180 डेज, हो गया याद? इतने दिन में लेटेस्ट सबमिट होना चाहिए। और पता है 180 डेज कितने लोगों को क्या लगता है इतना एक्सटेंशन मिलेगा? नहीं, ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन मिला के 180 डेज। ये सब कहां से गिनोगे? मेरे घर चिट्ठी आई होगी, चिट्ठी को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। आज चिट्ठी आई ना तो अगले दिन से काउंटिंग चालू। ओरिजिनल 50 डेज 60 डेज तो चिट्ठी में लिखा होगा, लेकिन वो एक्सटेंड कितना हो सकता है? अप टू 180 डेज। और 180 डेज इज द टोटल टाइम, ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन। पता है 180 डेज का लॉजिक क्या है? 180 डेज मतलब आधा साल हो गया, आधा साल। अरे 180 डेज मतलब तकरीबन 6 महीना, अराउंड आधा साल। तो पता है गवर्नमेंट क्या सोचती है? जिस बुक्स को मेंटेन करने में 12 महीने लगे थे, तो 6 महीने में तो चेक तो हो ही सकता है ना। कि बुक्स मेंटेन करना टाइम कंज्यूमिंग है, चेकिंग फास्ट फास्ट होता है। तो अगर 12 महीने में बड़ी से बड़ी बुक्स मेंटेन हो सकती है, तो उसकी चेकिंग तो 6 महीने में हो सकनी चाहिए ना। वो सोच के 6 महीना रखा है। एक्चुअली 6 महीना मत लिखना एग्जाम में, क्या क्या लिखोगे? 180 डेज। ये थिंकिंग है लॉ की। सी लॉ बनाने वाला क्या सोचता है ना, वो भी तुमको समझ गया ना, सब्जेक्ट पसंद आ जाएगा। ओके, तो रिपोर्ट था, इंग्लिश में सुनो ना। रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट शुड बी सबमिटेड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द एओ। हाउएवर दिस टाइम कैन बी एक्सटेंडेड, बट द टोटल टाइम शुड नॉट एक्सीड 180 डेज। ऑडिट का खर्चा कौन करेगा? ऑडिट का खर्चा कौन करेगा? अरे ऑडिट में खर्चे क्या होते हैं? सीए को देना पड़ता। सीए फोकट में नहीं आता है, इतनी मेहनत करे, इतने अटेम्प्ट देके सीए बनते लोग। तो सीए की जो फीस होती है और बाकी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है, वो खर्चा कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। एक जमाने में मालूम है, सन 2007 के पहले की बात है, एसएससी को खर्चा करना पड़ता था। पुराने दिनों की बात है, नॉलेज शेयर करो, है तो क्या करो, शेयर कर दिया है ना। कि पहले क्या होता था, खर्चा एसएससी को करना पड़ता था। बहुत पुरानी बात है, 2007 के पहले। लेकिन अभी कई सालों से क्या रूल है में, खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। बराबर है ना। एसएससी क्या बोलेगा, मैंने तो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवा के रिटर्न भरा है ना, अब आप दोबारा से ऑडिट करवा रहे, आपको शक है तो आप खर्चा करो, मैं क्यों करूं? तो ये समझदारी गवर्नमेंट ने भी रखी है। इससे खर्चा कौन बेयर करेगा? गवर्नमेंट। एक्चुअली पता है, इधर ऐसा सुनो, खर्चा डिटरमाइन करेगा सीआईटी और सीसीआईटी, पे करेगी गवर्नमेंट। फील करो मेरे शब्दों को, खर्चा डिटरमाइन कौन करेगा? डिटरमाइन मतलब ऑडिट पे इतने रुपए खर्च होने चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ? ये कौन डिसाइड करेगा? सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और सीसीआईटी मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। दोनों में से कोई भी डिसाइड कर देगा, लेकिन भरेगा कौन? सीआईटी नहीं भरेगा। सीआईटी बेचारा नौकरी कर रहा है इनकम टैक्स में, वो क्यों भरेगा बेचारा एम्प्लॉय? गवर्नमेंट के खाते में से पैसा जाएगा। तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे एग्जाम में? expenses of the audit including the remuneration of the CA shall be determined by CIT or CCIT and it shall be paid by central government, paid by central government। और एक चीज, ये सीए कौन होगा मालूम है? तुम्हारा सीए के गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट में भी सीए कौन नॉमिनेट करता है? सीआईटी सीसीआईटी। अरे सीआईटी सीसीआईटी के दो दो रोल आ गए। एक तो सीए कौन होगा, सीआईटी सीसीआईटी डिसाइड करेगा। ऑडिट पे खर्चा कितना होगा, वो भी सीआईटी सीसीआईटी डिसाइड करेगा। लेकिन तेरे को चिट्ठी कौन भेजेगा? असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर छोटा होता है, सीआईटी बड़ा, सीसीआईटी और भी बड़ा होता है। फील कर, अपने घर पे पत्र भेजने वाला एओ है, एओ एओ। और अपने को सीए कौन रखना है वो कौन बताएगा? सीआईटी या सीसीआईटी। ऑडिट पे खर्चा कितना, वो भी सीआईटी सीसीआईटी। एओ तो क्या है, उसको चिट्ठी लिख के उससे काम करवा के ले चल ऑडिट कर ऐसा। डकरे हो गया, डकरे। अब ये थियरी है ना, डकरे के अंदर भी है ना,
ये डी दिख रहा है, डी, इसके अंदर और थोड़ी लंबी रामायण है। सी, डरो मत, ये सब चीज समझ रही है ना, वो खुद एक सौभाग्य फील होना चाहिए। अगर ये कंप्लेन करोगे इतना सारा है, तो मतलब इट्स लाइक इतना होने के बाद भी रो रहा है इंसान, है ना। समझ रहे हो बहुत ही, बाकी ये कभी क्रिप मत करना, ये भी पढ़ रहे, अरे पढ़ना, समझ रहे ना, खुश रहे। ये तो डीटी समझता ही नहीं कितने लोग को। अभी डायरेक्शन वॉन क्यों करो, कुछ आएगा लंबा इधर। कैन यू सी एनपीओ? गेस करो क्या होगा। 3 कंडीशन है। सी, अगर मैं फील करो, मैं असेसिंग ऑफिसर हूं, फील कर, एओ, अगर मैं किसी भी एसएससी को चिट्ठी भेजना चाहता हूं ना, तो मुझे 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर वो तीनों कंडीशन फुलफिल की ना, तो ही मेरा एसएससी को चिट्ठी भेजना जायज है, नहीं तो नाजायज है, गलत हो जाता है। ओके, सो अगर सही काम करना ना एओ को, तो कानून ने एओ को बोला है। सी, कानून खाली पब्लिक के लिए नहीं होता है, कानून डिपार्टमेंट के लिए भी है। तो डिपार्टमेंट में एओ को क्या बोला है, ये 3 कंडीशन फुलफिल कर। एन दिख रहा है, एन, एओ शुड कंसिडर द ऑडिट इज नेसेसरी, जरूरत लगे तो ही करा, फिजूल में पब्लिक को टॉर्चर मत कर। तेरे को खाली हाथ में पावर पकड़ा दिया है, आए दिन सबसे ऑडिट करवा रहा है, लोगों को टॉर्चर कर रहा है, प्लीज ऐसा ना कर। ओनली इफ यू फील द ऑडिट इज नेसेसरी। वर्ड क्या था, एन फॉर नेसेसरी, लगे तो ही कराओ, फालतू में मत कराओ। एन हो गया। पी, परमिशन लेना पहले, किसकी लेगा, या सीआईटी या सीसीआईटी की। इमेजिन कर मैं एओ हूं, मेरा ऊपर कौन होता है, सीआईटी, उसके भी ऊपर होता है सीसीआईटी। दोनों में से किसी को भी पूछ लूंगा, सर 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 ये आदमी का रिटर्न आया ना, मेरे को सब गड़बड़ लग रहा है, मुझे तो ऑडिट करना नेसेसरी लग रहा है। एन देखो, एन एन एन, नेसेसरी। तो फिर बोले ऐसा क्या नेसेसरी, मेरे को भी दिखा जरा, मेरे को भी दिखा। उसको, हाँ यार बराबर है, चल मैंने परमिशन दी, परमिशन मिलनी चाहिए। इतना तामझाम क्यों रखा है मैं, ताकि पब्लिक के साथ टॉर्चर ना हो। नहीं तो असेसिंग ऑफिसर वाले तो क्या है, इनकम टैक्स की कुर्सी पे बैठे दादागिरी करके पब्लिक को टॉर्चर भी कर सकते हैं ना, इससे परमिशन का सिस्टम है। तो क्या हो गया, एन फॉर नेसेसरी, पी फॉर परमिशन ऑफ सीआईटी और सीसीआईटी। ओ क्या मालूम, बता दो, रुको। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या बोला, इस पता है क्या होगा मालूम है, सबसे पहले तुमको है ना एओ परमिशन लेके चिट्ठी भेज देगा। चिट्ठी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाह, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भेज देगा, फिर बाद में जैसे तुम्हारे पास डायरेक्शन आएगा ना, तुमको एक बार तो शॉक लगेगा, हाय राम, अभी अभी तो ऑडिट हुआ था हमारा, अब वापस किस बात का ऑडिट। तो असेसी है ना, इनकम टैक्स ऑफिस चला जाता है, एओ से मिलने आता है, सर किस बात का ऑडिट, क्यों करवाऊं, पागल हो क्या, मेरे को कोई काम नहीं है, वापस ऑडिट करवा रहे हो आप। ऐसा झगड़ने जाएगा ना, तो उससे बात करनी चाहिए एओ को। एओ ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए, गेट लॉस्ट, मैंने जो बोला कर, ऐसा नहीं है। एओ अगर असेसी बात करना चाहे तो उसकी सुनना चाहिए, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्योंकि क्या है, कई बार एओ को गलत फहमी हो सकती है, उसको लगता है सब लफड़े वाले लोग हैं, सब चोर है, धरती में सब चोर लोग हैं, वो ऐसी गलत फहमी भी रख सकता है ना। लेकिन असेसी जब मिलने आएगा तो बोले, सर आपको क्या गलत फहमी है, आपको क्यों लग रहा है मेरी बुक्स को ऑडिट करवाना है, इतना साफ सुथरा हिसाब तो है। तो शायद असेसी कुछ ऐसी बातें पेश करे ना, एओ की गलत फहमी दूर हो सकती है, तो ऑडिट का प्लान ड्रॉप हो सकता है। इसलिए असेसी को बोलने का मौका दो, और ऐसा नहीं सिर्फ वो बोल रहा है उसको सुन भी, पता चला उसको बोलने का मौका था, बोले जा रहा है, वो उसकी सुन भी नहीं रहा है। लॉ में क्या लिखा है, डोंट गिव हिम अ चांस टू स्पीक, ही शुड बी हर्ड। गिविंग अ चांस टू स्पीक बोले ही विल कीप स्पीकिंग एंड आई विल नॉट लिसन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड बी हर्ड, उसकी फीलिंग समझो। शायद असेसी कुछ सच्ची बातें पेश कर रहा है तो ऑडिट का प्लान ड्रॉप हो सकता है, लेकिन ये पता है कब होगा, ये तो लेटर भेजने के बाद ही होगा। एक्चुअली देखो, मैं एनपीओ को ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, एनपीओ, ये देखो, सोचो मैंने क्या किया है। एन और पी तो लेटर इशू करने के पहले ही हो जाना चाहिए, ओ तो बाद में ही होगा ना यार। ओ का मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, वो तो एसएससी को लेटर आएगा
तब वो जस्टिफिकेशन देने आएगा कि मेरे ऑडिट की जरूरत नहीं है, आपको गलतफहमी होगी कुछ, है ना। तो एनपीसी, मैं क्या चाहता हूँ तुम लोग पूरे सीन की तरफ फील करो। एक एओ है, उसको पहले रिटर्न में गड़बड़ लगा तो उसको ऑडिट की जरूरत लगी, नेसेसरी। फिर वो अपने बॉस के कैबिन में गया होगा, कौन, सीआईटीसी से, उसकी परमिशन ले ली। फिर परमिशन मिली होगी, फिर उसने लेटर बना के भेज दिया होगा। फिर एसएससी का घर इमेजिन करो ना, एसएससी को लगा ये क्या, किस बात का ऑडिट। फिर इनकम टैक्स से पहुंच गया, फिर बोल रहा है क्यों ऑडिट करना है, बातचीत करे, तो उसको बातचीत करने का मौका दो। ओके, तो ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना, तो डायरेक्शन इज वैलिड। इंग्लिश में सुनना, डायरेक्शन इशूड अंडर सेक्शन 142(2)(a shall be valid if following conditions are fulfilled. Number 1, AO should consider that the audit is necessary. Number 2, AO should take the permission of CIT, CCIT. Number 3, AO shall provide an opportunity of being heard to the assessee. बोल पाओगे ऐसे? बोलना पड़ेगा। ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है ना। अब ये एनपीओ का एन दिख रहा है, एन क्या था बताओ, एन एओ शुड कंसिडर द ऑडिट इज नेसेसरी। अब पता है इधर एक लूपहोल क्या है, एओ बोले हाँ मेरे को जरूरी लग रहा है, मेरे को तो जरूरी लग रहा है ना। अरे आज अगर मैं एओ, मुझे तेरी बैंड बजानी है, मुझे तुझे टॉर्चर करना ही है, तो मैं तो ऐसे ही बिहेव करूंगा, आई फील द ऑडिट इज नेसेसरी। तो इसके लिए पता है नेसेसरी है कि नहीं, उसका भी टेस्ट रखा है कानून में। क्या बोला, ऑडिट नेसेसरी है कि नहीं, उसके भी कुछ टेस्ट है। अगर वो टेस्ट पास हुआ तो ही सच में ऑडिट नेसेसरी लगेगा। ओके, ये वो टेस्ट क्या है देखो, ये डोंट वरी, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तुमको लगे बहुत सर बड़ा रहे, लेकिन बाद में उसको ऐसा पैक करके रखा, इतनी छोटी सी गोली ऐसे बॉल लगे खा जाओ बस एकदम। तो टेल मी, अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ऑडिट नेसेसरी है कि नहीं कैसे मालूम पड़ता है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट है। एनवी दमन एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब क्या है, ऑडिट करवा के गवर्नमेंट का फायदा होना चाहिए। ऐसे ही फिजूल में ऑडिट करवा रहा है, पता चला ऑडिट करवाने के बाद कुछ उससे पैसे तो एक्स्ट्रा आएंगे नहीं। सी गवर्नमेंट का फायदा कब होगा मालूम है, ऑडिट करवाने के बाद एक सच्चा नेट प्रॉफिट खुल के आएगा, और पता चला बंदे ने प्रॉफिट दिखाया था 1 करोड़, बन गया 30 करोड़। प्रॉफिट बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, गवर्नमेंट का फायदा होगा। ऐसा फायदा होने की संभावना होना तो ही ऑडिट जरूरी है। नहीं तो खाली अपना ईगो लेके बैठ जाएगा, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है मैं तो ऑडिट करवाऊंगा। अरे जो भी जैसा भी लग रहा है, अपना मेंटल ईगो मत ला। अगर तुझे लगे ना ऑडिट करवा के कुछ पैसे आने वाले हैं, तो ही ऑडिट जरूरी है। और खाली पैसों की बात नहीं है, एनवी दमन भी देखना चाहिए। कैन यू सी एनवी दमन, ये देखो, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अकाउंट्स। नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एओ को लगना चाहिए अकाउंट्स कॉम्प्लिकेटेड है। एक सेकंड ऐसा फील करो, ये देखो इधर गया अकाउंट्स, ये देखो ये अकाउंट्स है, फील करो। अकाउंट्स देख के ऐसा लग रहा है यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट्स है यार, ये कुछ समझ ही नहीं रहा है, तब लगेगा ऑडिट इज नेसेसरी। प्लस गवर्नमेंट का फायदा होने ऐसा भी लगना चाहिए। एक्चुअली 2 कंडीशन है, एनवी दमन में से कुछ हो प्लस इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो एनवी दमन का एन क्या था, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इधर बच्चों को ना कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड को फील करना है। अकाउंट्स कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे ना तो ऑडिट करवाना जरूरी है। ओके, फिर वी दिख रहा है, वी वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स। वॉल्यूम मतलब साइज, इतना सारा अकाउंट्स का पोथा है, इतने सारे अकाउंट्स को कैसे अंधाधुंध रिलाई कर सकते हैं, ऑडिट जरूरी है। तो कभी कभी वॉल्यूम भी एक कारण हो सकता है। सी कल को है ना कोर्ट में केस हो गया ना, तो असेसिंग ऑफिसर है ना जज के सामने बोल पाना चाहिए मुझे अकाउंट्स इतना वॉल्यूमनेस लगा, इससे ऑडिट करवाया। नहीं तो पता है पब्लिक एओ पे भी उंगली उठा दी है, आप लोग हमको ये करते वो करते, केस करेंगे हम। हर टाइम केस नहीं होता है, बट मैं तुमको ऐसा फील करवा रहा हूँ, कल को कोर्ट में बात पहुंची, इस पे केस बन गया। केस किस बात का, असेसी बोल रहा है हमको टॉर्चर किया जा रहा है, तो एओ अपनी सफाई क्या देगा, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स। फिर आगे दिख रहा है क्या है, डी, डाउट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स।
डाउट्स अबाउट दी करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स। मीन्स वो बोल रहा है अरे ये एंट्री को देखो, फिर ये एंट्री को देखो, ये एंट्री करेक्ट नहीं है, अकाउंट्स की करेक्टनेस पे मेरे को शक है। मतलब ये सब क्या है, वैलिड पॉइंट है जिससे एओ बोल सकता है अब तो ऑडिट करवाना नेसेसरी है। तो क्या क्या था, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स, डाउट्स अबाउट द करेक्टनेस इन द अकाउंट्स। ओके, फिर एम दिख रहा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंट्स। मीन्स कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स में आते हैं ना, तो भी शक पैदा होता है। जैसे मेरे को बताया कोचिंग क्लास के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी ट्रांजेक्शन बार बार आएंगे, फीस 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 फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो अगर कोचिंग क्लास के बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कोचिंग क्लास वाले को बार बार फीस मिल रही है ना, तो वो हजम भी होता है। लेकिन इमेजिन करो कोचिंग क्लास को ना बार बार कमीशन मिल रहा है, कमीशन फ्रॉम मिस्टर ए, कमीशन फ्रॉम मिस्टर बी, कमीशन फ्रॉम सी, मल्टीप्लिसिटी, एक कमीशन का ट्रांजैक्शन बार बार दिख रहा है, शक पैदा हो सकता है, तब भी ऑडिट नेसेसरी माना जाता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स। सी इन अ कोचिंग क्लास बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इफ फीस का ट्रांजैक्शन मल्टीपल्स में मिल रहा है तो अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज कोचिंग क्लास का धंधा ही है बच्चों से फीस लेना। बट कोचिंग क्लास जैसों को कमीशन जैसी इनकम मिल रही है, वो भी एक बार नहीं बार बार, मल्टीप्लिसिटी, तो शक पैदा होता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट्स। लास्ट देखो, हिम्मत हो कम, हिम्मत हो, मैं चला जाऊंगा सीधा कल आऊंगा यार, कम यार। एनवी दमन में एन दिख रहा है, एन नेचर ऑफ द बिजनेस। नींद के नशे में कितने को लग रहा है सर रिपीट किए पॉइंट, अल्फाबेट रिपीट हुआ है। पहला क्या था, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स। अभी नेचर ऑफ बिजनेस है, मतलब कभी कभी बिजनेस ही झोलझाल वाला होता है। जैसे सब लोग को पता है कंस्ट्रक्शन लाइन, बिल्डर लोग के धंधे में झोलझाल होता ही है। फ्लैट बेचते 5-5 करोड़ में, आधा कैश मिल जाता उनको। तो कोई कोई धंधे को देख के ऐसा लगता है ये लफड़ेबाज धंधा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है बुक्स ऑडिट करवा के लेने का। मैं क्या सिखा रहा हूं तुम लोगों को, होश है? मैं सिखा रहा हूं कि ऑडिट नेसेसरी कब माना जाता है, एनवी दमन में से कोई भी एक चीज हुई ना बस, प्लस इंटरेस्ट और रेवेन्यू। एक्चुअली 2 क्राइटेरिया है, बट एनवी दमन में से कुछ भी एक चलेगा। तो बता एनवी दमन का फुल फॉर्म याद करते हो, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स, डाउट्स अबाउट द करेक्टनेस इन द अकाउंट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट्स, नेचर ऑफ द बिजनेस, बिल्डर है धंधे में झोलझाल होगा ही ऐसा। ये सब के साथ है ना, ऐसा भी लगना चाहिए चल ऑडिट तो करवा लेंगे, लेकिन ऑडिट करवा के गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा क्या, ऐसा भी लगना चाहिए। ये लगा तो लगते ही मैं क्या करूँगा, परमिशन लूँगा। ये लगना मतलब नेसेसरी। फिर अगली कंडीशन क्या थी, परमिशन, CIT CCID। उसने हाँ बोला, चिट्ठी भेज दूंगा, चिट्ठी भेजूंगा, वो दौड़ा चला आएगा, वो बोलेगा उसको सुनूंगा, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। तो ये डायरेक्शन का पॉइंट हो गया, बस खत्म ही हो रहा है थियरी। ये देखो ये हो गया, इतनी चीज याद होगी तुम लोग को, है ना। और है ना इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे सुनो, इधर मैंने कुछ छुपा के रखा है, देखना इधर ये, और इधर भी कुछ चीजें हैं। ये ड्राइंग तो मैंने दिखा दी थी ना, इधर क्या दिखाया था मैंने, 142 वाली चीज कब होती है, होती कब ये सब, ये बार बार बच्चों का डाउट आता है। जैसे मैं ऑडिट का बोला, ये होगा कब, ये देख, देखो मेरा आईपैड खराब हो जाएगा यार, इस पीरियड में होगा, ये बताया था ना मैंने। और इस पीरियड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कभी भी हो सकता है, लेकिन होगा तो पक्की बात है इस पीरियड के दौरान ही होगा। और क्या होगा, ये 3 में से कुछ भी हो सकता है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको तेरी सच्ची इनकम जाननी है। जान के क्या करेगा, असेसमेंट करेगा, लिंक बना के रखो।